तक तो अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने का डर जताया था। इस डर में यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली कराना उसने शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो उसने रूस से जंग की तैयारी ही शुरू कर दी और अकेला अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी भी मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला करने वाला है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होगी। और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो साफ चेतावनी दी कि लड़ाई दर्दनाक और खूनी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने करीब 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं, ताकि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करे, अमेरिका तुरंत अपने जवानों को पूर्वी यूरोप यानी रूस के ठीक बगल में लड़ने उतार दे। वहीं अमेरिका और फ्रांस जैसे 30 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो नेटो अपने रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट कर सकता है। अपनी नेटो की रिस्पांस फोर्स उसके सदस्य देशों के 40,000 सैनिकों की ऐसी दमदार फौज है जो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को मिलाकर बनी है। जरूरत पड़ने पर नेटो अपनी यह फौज तुरंत कहीं भी तैनात कर सकता है। हालांकि यह स्ट्रैटेजी तो तब के लिए है जब रूस की सेना यूक्रेन में घुसेगी, लेकिन नेटो ने अभी से ही अपनी फौज स्टैंड बाय पर रख दी है। वहीं डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और द नेदरलैंड्स जैसे नेटो सदस्यों ने तो पूर्वी यूरोप यानी रूस के बिल्कुल पड़ोस में और भी फाइटर जेट और जंगी जहाज भेजने शुरू कर दिए हैं। युद्ध होने की सूरत में रूस को किसी तरह घेरा जाएगा, उस रणनीति को बनाने के लिए भी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन और नेटो के चीफ के साथ 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात की। मीटिंग में सबने यह माना कि रूस के तल्ख तेवरों से निपटने के लिए बाकी देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। इसके बाद सभी देशों ने यह फैसला किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर बिना देर किए इतने सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जैसे आज तक नहीं लगाए गए। मतलब अमेरिका और उसके साथियों को पानी अब सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। वो रूस के तेवरों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इशारा कर रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय भी दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाकर वहां अपने आदमी को सरकार में बैठाना चाहता है। अमेरिका और बाकी देशों का डर यूं ही नहीं है, उसके पीछे ठोस वजह है। रूस पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए। बॉर्डर पर इतने सैनिक लाकर खड़े करने के पीछे अमेरिका को एक ही वजह लगती है कि रूस यूक्रेन की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। इसी वजह से अमेरिका बीते 1 हफ्ते में यूक्रेन को लगभग 90 टन की हथियारों की खेप भेज चुका है, ताकि अगर रूस उस पर हमला करे तो यूक्रेन उसका जवाब दे सके। और फिर रूस का यूक्रेन पर हमले का इतिहास भी रहा है, बहुत ही ताजा इतिहास। 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की सेना तैनात है। लड़ाई जब छिड़ेगी तब छिड़ेगी और भले ही उसमें रूस, यूक्रेन और यूक्रेन के साथ अमेरिका लड़े, लेकिन इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। इसका ट्रेलर दिखना भी शुरू हो गया। इस जंग की आशंका में एक दिन पहले पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच गई। दुनिया भर के शेयर बाजार डोलने लगे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। महज एक दिन में भारतीय शेयर बाजार में लोगों के लगभग 9,15,000 करोड़ डूब गए थे। यूरोप के शेयर बाजार में भी 3.8% की गिरावट आई। 18 से भी ज्यादा महीनों में ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोप की शेयर मार्केट में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन की स्टॉक मार्केट को तो 5,300 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,35,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। जर्मनी और फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 4% वहां पर गिरावट आई। और जिस रूस की वजह से यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ, उसके शेयर बाजार को भी चपत लगी, वो 7% गिर गया। अभी तो युद्ध ये छिड़ा भी नहीं है और दुनिया को जंग के साइड इफेक्ट पहले ही दिखने लग गए हैं। हालांकि दुनिया के शेयर बाजारों के गिरने की वजह और भी हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आहट इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच मसला क्या चल रहा है? हजारों मील दूर बैठे अमेरिका को उनके विवाद से क्या दिक्कत हो रही है? तो मसला है रूस के पड़ोस में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती पैठ से। नेटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है, जिसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज से 72 साल पहले 1949 में बनाया गया था, ताकि सोवियत संघ से निपटा जा सके। इसी वजह से रूस नेटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, मगर उसका पड़ोसी यूक्रेन वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है ताकि उसे अमेरिका का साथ मिल जाए और रूस अपनी हद में रहे, क्योंकि क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही उसकी रूस से ठनी हुई है।
लेकिन अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं को यूक्रेन में तैनात होने का मौका मिल जाएगा। और रूस पहले ही अपने पड़ोस में नाटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और लिथुआनिया नाटो में शामिल है। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी। रूस के लिए यह खतरा बहुत बड़ा है। और फिर बात सिर्फ पड़ोस की ही नहीं है। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसके और रूस के समाज और संस्कृति की जड़ें एक ही हैं। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पिछले साल यह तक कह दिया था कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। मतलब रूस के लिए यूक्रेन एक पड़ोसी से कहीं बढ़कर है। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनकर अमेरिका के पाले में नहीं जाने देना चाहता। लेकिन बिल्कुल इन्हीं वजहों से अमेरिका यूक्रेन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। यूक्रेन के रूस का पड़ोसी होने और उसके समाज के रूस से इतने जुड़ा होने की वजह से अमेरिका यूक्रेन को अपने साथ लाकर रूस को उसके इलाके में ही घेरने में जुटा है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और देश की राजधानी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश के बड़वानी से दिल्ली लाई गई थी, जिनमें 25 अत्याधुनिक पिस्तौल भी शामिल है। और ये बताया गया कि एक आरोपी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है तो दूसरा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। मध्य प्रदेश का जो आरोपी पकड़ा गया, उससे पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि उसे विदेश से फंडिंग मिलती थी और वो कनाडा, मलेशिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंगवा चुका है। जबकि दूसरा आरोपी करीब 15 सालों से हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, जो मध्य प्रदेश से एक पिस्तौल को 12 से 15 हजार में खरीदकर उसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में 30,000 रुपयों तक बेच दिया करता था। वहीं रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। खबर है कि रोहित शर्मा चोट से पूरी तरह ठीक हो गए और वो अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में टीम की कमान संभाल सकते हैं। दोनों देशों के बीच 6 फरवरी से ये वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में राजपथ पर पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी भी नजर आएगी। महिला पायलट्स, उनको भी, उनकी शक्ति को भी इस झांकी में भी हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ओडिशा के नयागढ़ में क्राइम ब्रांच ने एक छापेमारी के दौरान 3 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी। इसके अलावा 65 लाख से ज्यादा की नकदी और हथियार भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश सरकार ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। आरोप है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आए ऑफर के दौरान अमेजॉन में तिरंगे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सैयद मोदी बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स फाइनल मुकाबला कोरोना की वजह से रद्द हो गया। बताया गया कि फाइनल में शामिल एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच उनकी रैंकिंग के आधार पर इनाम की राशि बांटी जाएगी। शिमला में फिर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद कई पर्यटक वहां के लोगों के साथ डांस करते नजर आए। और यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले ही 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और इन्हीं उम्मीदवारों में शामिल कई नामों पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अपराधियों और गुंडों की भरमार है। पलायन कराने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का, व्यभिचार करने वालों का एक गिरोह है और समाजवादी पार्टी उस गिरोह की सरगना हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं लगाई और दावा किया कि उनकी लिस्ट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन बीजेपी ने एक एक करके कई उम्मीदवारों के नाम गिना दिए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और समाजवादी पार्टी के इन्हीं नामों में सबसे बड़ा चेहरा है आजम खान का, जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं और वो इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें रामपुर सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी निशाना साधा, जो कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए और समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वार सीट से टिकट भी दे दिया। कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी बीजेपी ने हमला बोला। नाहिद हसन फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद हैं। इनके अलावा रफीक अंसारी, असलम चौधरी, हाजी यूनुस समेत कई और नामों पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की।
उन्नाव की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे ने उसकी बेटी को कई दिनों से बंधक बनाकर रखा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब इससे परेशान होकर उस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले उस वक्त घटी जब अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तभी उस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्नाव पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। बताया गया कि उन्नाव में उस महिला की बेटी का अपहरण पिछले साल 8 दिसंबर को हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में एक पत्रकार की हत्या पर भड़के लोगों ने खूब हंगामा किया और बताया गया कि मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने लाहौर प्रेस क्लब के नजदीक पत्रकार हसनैन शाह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और इस वारदात के खिलाफ कई पत्रकार लाहौर की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतर आए। उन्होंने इमरान सरकार की कानून व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और खूब नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रैलियां निकाली तो उनमें कुछ धरने पर भी बैठ गए। वहीं दुख की इस घड़ी में पत्रकार हसनैन शाह के परिवार ने इमरान खान की सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। हुकूमत खान से कोई अपील नहीं, हम अपने सहाफी भाइयों को कहते हैं हमें इंसाफ लेके। इस हत्याकांड के बाद लाहौर की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादे पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा कि क्या ये चुनावी वादे भ्रष्टाचार के दायरे में आएंगे या नहीं। यह मुद्दा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर उठाया था। साथ ही उन्होंने ये दलील दी थी कि मुफ्त चीजों और योजनाओं का बोझ टैक्स भरने वाले आम लोगों पर ही पड़ता है। ऐसे में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और उनका चुनाव चिन्ह भी जब्त होना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी है। मुंबई और दिल्ली में ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो वहीं सांता क्रूज में तो ये 13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा। नो अलर्ट चेंज हमने दिया है। नो अलर्ट चेंज का मतलब होता है ±2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अलाव पे बैठे हैं, इस बार बहुत ठंड है आपका। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिन कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव जो रात के तापमान में फॉल होना शुरू होगा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गई। उन्हें ताजा रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों और करीब 400 कर्मचारियों की पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य न्यायाधीश NV रामन्ना ने एक सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश से एक याचिकाकर्ता ने यह शिकायत की थी कि उनकी अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई नहीं हुई। इसी पर NV रामन्ना ने यह भी टिप्पणी की कि सेहत खराब होने के बावजूद अदालत में काम हो रहा है। और यूपी के शाहजहांपुर में एक उम्मीदवार पीपी किट पहनकर विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचा। संयुक्त विकास पार्टी नाम के संगठन से उम्मीदवार वैद्यराज किशन शाहजहांपुर सदर सीट से लगातार 8 बार विधायक रह चुके बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, जिसके लिए वैद्यराज किशन पीपी किट पहनकर नामांकन करवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान वो एक हाथ में बुखार मापने वाली छोटी मशीन जबकि दूसरे हाथ में सैनिटाइजर की शीशी पकड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बुखार मापने वाली छोटी मशीन की मदद से चेक भी किया और उनके हाथ भी सैनिटाइज किए। नामांकन के बाद उन्होंने पीपी किट पहनकर नामांकन के लिए पहुंचने की वजह भी बताई। हमें भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना इस वायरस से है और जनता को भी।
पीपी किट पहनकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे वैद्यराज किशन ने गोरखपुर सदर सीट से भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। यूपी के संभल जिले की असमोली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के विरोध का एक वीडियो वायरल हो गया। यह विरोध विपक्ष के समर्थकों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, जिसके वायरल वीडियो में विपक्ष के समर्थक बीजेपी उम्मीदवार हरेंद्र सिंह को घेरे नजर आए। विरोध करने वाले ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते भी दिखे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। हम भैया आपके गांव में आए हैं अतिथि के तौर पर। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इसी बीच वीडियो में नजर आ रहे भारतीय किसान यूनियन के भी कुछ समर्थकों ने दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की याद बीजेपी उम्मीदवार को दिलाई। सरकार ने हमारे ऊपर पानी डलवाया, गोलियां चलवाई, कीड़े गड़वा दें। बहस का ये दौर वहां काफी देर तक चला, जिसका विपक्ष के कुछ समर्थकों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उड़ने वाली कार बाजार में लॉन्च होने के और करीब पहुंच गई है, क्योंकि यूरोप के देश स्लोवाकिया की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस एयर कार को हवा में उड़ान भरने के लिए एक सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसने एक बार फिर कामयाब उड़ान भरकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। वहां से आई तस्वीरों में ये कार आसमान में उड़ती हुई नजर आई। कार को उड़ता देख ऐसा लगा जैसे कोई छोटा विमान उड़ान भर रहा हो। इससे पहले भी इस कार का वहां कई बार परीक्षण किया गया और आखिरकार करीब 70 घंटों से ज्यादा की उड़ान के दौरान 200 बार सफल टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद इस कार को वहां की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से उड़ान लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया। This certificate, which has been achieved after 70 plus flight hours and 200 takeoffs and landings. इस कार में ताकतवर इंजन के साथ एक प्रोपेलर और 2 पंख भी जुड़े हैं। ये पंख जरूरत के मुताबिक खोले या बंद किए जा सकते हैं। इन्हीं पंखों की मदद से ये कार आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इसे किसी आम कार की तरह सड़क पर भी चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गानों के जरिए भी सियासी दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी सरकार की तारीफ में एक गाना सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी एक गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया जो उसी गाने की तर्ज पर है। यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। गानों की इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी कूद पड़ी। उन्होंने रवि किशन के गाने की लय पर ही एक गाना गाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। इससे पहले रवि किशन ने इसी महीने की 15 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अपना गाना शेयर किया था। यूपी में सब्बा जे कबू न रहल अब्बा। यूपी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में ये तीनों वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। यूपी के लिए बीजेपी जल्द ही एक और लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बीजेपी ने सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह को टिकट नहीं दिया, जो अभी इसी सीट से विधायक हैं। सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को टिकट दिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी स्वाति सिंह को किसी और सीट से चुनाव लड़ा सकती है और इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम, जबकि नंदगोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से टिकट दिए जाने की खबर है। इलाहाबाद उत्तर से हर्षवर्धन वाजपेयी का नाम लिस्ट में हो सकता है। यही नहीं, अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट से भी उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है, जो बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी से मैदान में उतर सकते हैं। पिछले चुनाव में अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय जीते थे और इसी के अलावा लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिए जाने की खबर है, जबकि बैरिया सीट से सुरेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने की खबर है, जो पिछली बार इसी सीट से जीते थे। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों की रेस में चौथे चेहरे की एंट्री हो गई और यह चेहरा है सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा का। इससे पहले इस रेस में केवल चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था। लेकिन पंजाब कांग्रेस की ओर से एक नया वीडियो जारी होने के बाद सीएम पद की दौड़ में सांसद प्रताप सिंह बाजवा की भी एंट्री होती नजर आई। इस वीडियो में कांग्रेस नेताओं को हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के किरदारों में बदल दिया गया। सबसे पहले चरणजीत चन्नी और सुनील जाखड़ दिखे और उनके बाद एंट्री हुई नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा की। इस वीडियो में राहुल गांधी भी दिखे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का चेहरा दिखने पर सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिले, क्योंकि पहले से कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान की खबर है। सिद्धू और चन्नी के बीच तो इस मुद्दे पर मनमुटाव की खबरें कई बार उड़ी और अब कांग्रेस के इस नए वीडियो ने सीएम उम्मीदवारों में एक और नाम जोड़ने का इशारा कर दिया।
क्योंकि वीडियो में प्रताप बाजवा पहली बार किसी बड़ी भूमिका में नजर आए और संकेत मिले कि पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार बनने की लड़ाई चौतरफा है, जिसमें 3 नामों के बाद प्रताप सिंह बाजवा का नाम जोड़ने की भी खबर है। प्रताप सिंह बाजवा के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा इस बार गुरदासपुर की कादियान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि आला कमान से उन्हें इसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। यही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन बनेगा, इस बारे में अंतिम फैसला आला कमान करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ेगी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने ट्विटर पर एक पोल कराया और 4 विकल्प देकर पूछा है कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। इस पोल में जो विकल्प दिए गए थे उनमें चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू के अलावा सुनील कुमार जाखड़ का नाम शामिल था, लेकिन बाजवा का नाम नहीं था। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महंगाई पर सवाल करने पर न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के पत्रकार को गाली ही दे दी। उन्होंने पत्रकार की मां के लिए अपशब्द कहे। हालांकि जब ये वाकया हुआ तो बाइडेन को ये पता ही नहीं था कि उनका माई कौन है। असल में व्हाइट हाउस में सरकार की महंगाई को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक कार्यक्रम रखा गया था, वो खत्म ही नहीं हुआ था। पत्रकार उठकर जा रहे थे, लेकिन जाते जाते फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने बाइडेन से पूछ लिया कि क्या वो महंगाई को बोझ मानते हैं। फॉक्स न्यूज अमेरिका में कट्टर राइट विंग का न्यूज चैनल माना जाता है और जिस पत्रकार ने बाइडेन से सवाल पूछा वो उनके कार्यक्रमों में इससे पहले हंगामा करता रहा है। इसलिए उसके सवाल के जवाब में बाइडेन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि महंगाई तो उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। उन्हें लगा कि उनका माइक बंद हो चुका है, इसलिए बाद में उन्होंने पत्रकार को गाली भी दे दी, लेकिन उनकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। Thank you all. Taking place with the political liability. That's a great asset. More inflation. What a stupid son. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के एक बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। अब्दुल्ला आजम ने ओवैसी की पार्टी के 100 सीटों पर लड़ने पर सवाल उठाए और दावा किया कि ओवैसी के ऐसा करने से सरकार बनाने जा रही एक पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। अब्दुल्ला आजम ने इशारों में अपनी ही पार्टी की सरकार बनने की बात कही। 100 सीटों पे लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ सरकार बनते बनते किसी की रोकी जरूर जा सकती है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के इस बयान पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भड़क गई। MIM नेता असीम वकार ने अब्दुल्ला आजम को नसीहत दे डाली। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया। इससे पहले ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिस पर दोनों पार्टियों में जमकर जबानी जंग हुई। जेडीयू ने यूपी के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। लता मंगेशकर की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वो अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हुए। इस दौरान चुनाव के इतिहास पर एक किताब का भी विमोचन किया गया। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के भड़काऊ भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत करते दिखे और इसी वीडियो में दिए भड़काऊ भाषण पर बीजेपी ने आदिल चौधरी को निशाने पर ले लिया। बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देवबंद का नाम बदलकर देववृंद रखने का मुद्दा गर्मा गया। देवबंद से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह ने वहां का नाम बदलने का मुद्दा उछाला और यह ऐलान किया कि राज्य में दोबारा सरकार बनने पर देवबंद का नाम देववृंद हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया और बताया कि वो इसके सबूत मुख्यमंत्री को भी सौंप चुके हैं। हमने और कई नगरों के और कई जिलों के और शहरों के नाम बदले हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी पुनः शपथ लेने के बाद, उस दिन वो देवबंद को भी देववृंद कर देंगे। चुनावी माहौल में उछाला गया ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कार्तिकेय राणा को रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। आप शहरों के नाम बदलेंगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। लेकिन विपक्ष के हमले से बेपरवाह बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह अपने प्रचार अभियान में इस मुद्दे को खास तवज्जो दे रहे हैं।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया गया कि एक हफ्ते पहले गर्म हवाओं की वजह से जंगलों में ये आग लगी थी, जो बाद में और ज्यादा खतरनाक हो गई और इसने जंगल में एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर काबू पाने में दमकल कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में जंगल का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया और इन लपटों से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैला दिखा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वहां आसपास के कई मकानों को खाली करा दिया। साथ ही वहां से गुजरने वाली हाईवे को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। कानपुर के बिकरू गांव में अर्धसैनिक बल के फ्लैग मार्च के बाद लोग इस बात से खुश हैं कि अब वो बेखौफ होकर अपना वोट डाल पाएंगे। गांव वालों का आरोप है कि इससे पहले गैंगस्टर विकास दुबे की वजह से वो खुलकर अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ दिन पहले जैसे ही बिकरू गांव में अर्धसैनिक बल की टुकड़ी फ्लैग मार्च के लिए पहुंची, गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव के लोग हाथों में माला और आरती की थाली लेकर जवानों के पास पहुंचे और टीका लगाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान लोगों ने नारे भी लगाए। यही नहीं, न्यूज 18 की टीम जब गांव के अंदर पहुंची तो वहां भी हालात बदले दिखाई पड़े। लोग बिना किसी डर, बिना खौफ के गांव में घूमते और खुलकर चुनावों पर बात करते दिखाई दिए। 25 साल बाद हम लोग अपने मन से ही यहाँ पर अब खुली इच्छा, खुली आशाएं हम लोगों की हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि इससे पहले वो वहीं वोट देते थे जहां विकास दुबे कहता था। लेकिन अब बिकरू गांव में रहने वालों के लिए वो दौर खत्म हो गया। गांव के लोग साल 2020 में हुए पुलिस वालों की हत्या के खौफनाक मंजर को याद जरूर करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं दिखाई पड़ता। और इसकी एक बड़ी वजह दिखी गांव में पुलिस के जवानों की मौजूदगी। बताया गया कि पुलिस के जवान लगातार गांव में पेट्रोलिंग करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने इस बात पर खुशी जताई कि पुलिस के जवानों की मौजूदगी ने उनके डर को खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर शराब पीने से 4 लोगों की मौत होने का आरोप लगा है और ये बताया गया कि वहां जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और इन सभी लोगों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोगों की हालत खराब बताई गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल की एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। उन पर आतंकियों की एक टोली ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 4 जवानों को चोट आई। हालांकि सुरक्षा बल की गाड़ियों के बुलेट प्रूफ होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद एक दुकान पर इसका असर साफ देखने को मिला। उसके शीशे चकनाचूर हो गए और इलाके में भगदड़ मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही एक बड़ा दस्ता वहां रवाना कर दिया गया, जिसने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया। मिनटों के अंदर सेना की कई गाड़ियों ने मिलकर अमीरा कादिल नाम के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और वहां से गुजरने वाले लोगों की अच्छी तरह तलाशी ली। इसके साथ ही घटना वाली जगह के आसपास हथियारबंद जवान तैनात दिखे, जिनमें कुछ ने हादसे का शिकार हुई सुरक्षा बल की गाड़ी के पहिए को बदला, जिसका टायर ग्रेनेड हमले की वजह से फट गया था। इस दौरान जवानों की एक टुकड़ी वहां गश्त करती भी नजर आई। छत्तीसगढ़ के रायपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर कार सवार 2 लड़कों ने ट्रैफिक पुलिस के एक जवान पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कार सवार लड़कों ने जल्दबाजी के चक्कर में ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया, जिसे वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के जवान ने रुकने के लिए कहा, लेकिन वो लड़के रुकने के बजाय जवान से बचकर भागने लगे और जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि उन लड़कों ने जवान से हाथापाई भी की, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। पुलिस ने गाड़ी चढ़ाने वाले दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह के खिलाफ आरएलडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मनिंदर पाल सिंह का काफिला चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने काफिले को घेर लिया और इससे पहले कि बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह और उनके समर्थक कुछ समझ पाते, उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हमले से बचने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ियों की रफ्तार तेज करनी पड़ी ताकि वो जल्द वहां से निकल सकें। इसके बावजूद कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए। ये हंगामा यहीं नहीं थमा। इसके बाद आरएलडी के झंडे के साथ दिख रहे लोगों ने वहां खूब शोर भी मचाया। इस मामले में अब बीजेपी उम्मीदवार केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। बीजेपी के कब्जे वाली इस विधानसभा सीट पर पहले चरण में नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया।
गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 384 बहादुरों को वीरता पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 12 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उन किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। किसानों को यह रकम राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मिलेगी। सुबह गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल किसानों को इसकी पहली किस्त जारी करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले सेना ने श्रीनगर के कई इलाकों में तिरंगा रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के वर्धा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों ने अपनी जान गंवा दी और हादसे से ठीक पहले 7 लोग देवली से वर्धा के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में तेज रफ्तार होने की वजह से उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में तिरोड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय रहांगडाले के बेटे आविष्कार रहांगडाले के अलावा 6 मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई। इस हादसे में गाड़ी के परखचे उड़ गए। अगला हिस्सा तो पूरी तरह चकनाचूर हो गया, क्योंकि बताया गया कि जिस गाड़ी में ये 7 लोग सवार थे वो तेज रफ्तार में थी। रफ्तार भी इतनी कि कार का संतुलन बिगड़ा तो ड्राइविंग सीट पर बैठा छात्र उसे काबू में नहीं कर पाया और आखिरकार गाड़ी पुल की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी। हालांकि जिस जगह गाड़ी गिरी वहां पानी नहीं था और हादसे के बाद उसे वहां से निकालने के लिए कुछ लोग जुट गए, इस आस में कि जो लोग उसमें सवार हैं उनकी जान बचाई जा सके। कार को धक्का लगाया गया, लेकिन गाड़ी से 7 छात्रों के शव निकले। इस घटना की जानकारी मिलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्विटर के जरिए इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को सांत्वना दी।